इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने आज गाजा पट्टी में जो हवाई हमले किए हैं उनमें हमास के वित्त मंत्री की मौत हो गई है। हमास के वित्त मंत्री इजरायल की सरकार से सीज फायर की अपील कर रहे थे, लेकिन आज इजरायल की तरफ से किए गए एक रॉकेट हमले में उनकी भी जान चली गई। इजरायल के मीडिया का कहना है कि अब तक की कार्रवाई में हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि गाजा पट्टी में इन हमलों की वजह से कुल मिलाकर 704 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 143 बच्चे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में हमास के 500 से ज्यादा ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों का आज खुद ही एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि इजरायल अपनी पूरी ताकत के साथ हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इजरायल के इस वीडियो के जवाब में हमास के आतंकवादियों ने भी अपने एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज का वीडियो जारी किया है और इजरायल को यह बताने की कोशिश की है कि हमास इजरायल के हवाई हमलों से डरने वाला नहीं है। यानी ये जो वॉर है, ये वीडियोस का भी है जो इस समय सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है। अच्छे हथियारों के साथ इस युद्ध को अच्छे वीडियो से जीतने की भी लगातार कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, इजरायल की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी। अब देखिए बड़ी बात क्या है, इस समय इजरायल एक घायल शेर की तरह है, क्योंकि इजरायल की पूरी दुनिया में जो छवि थी वो अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था, अपने सर्वेलांस के लिए जाना जाता था, अपने वॉरफेयर के लिए जाना जाता था, अपने जबरदस्त एंटी मिसाइल सिस्टम्स के लिए जाना जाता था और कहा जाता था कि इजरायल सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने एक ही दिन में पूरी दुनिया की और इजरायल की इस गलतफहमी को तोड़ दिया और इजरायल के इस सुरक्षा कवच को बहुत आसानी से भेद दिया। अब इससे इजरायल की अपनी छवि बहुत खराब हुई है। इजरायल, आप जानते हैं, हथियारों का भी बहुत बड़ा निर्यातक है। जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं सर्विलांस के, उनका बहुत बड़ा निर्यातक है। भारत जैसे देश इजरायल से बहुत सारे जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। आपको याद होगा पेगासस सॉफ्टवेयर, जिस पर हमारे देश में बहुत विवाद हुआ था, वो भी हमने इजरायल से खरीदा था। इजरायल का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और जिस तरीके से वो अपनी सीमाओं का सर्वेलांस करता है, उससे पूरी दुनिया सीखती है। लेकिन सोचिए, इजरायल की ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी मोसाद नाम की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब के सब फेल हो गए और इससे इजरायल की जो छवि थी एक मजबूत राष्ट्र की, एक मजबूत सेना की, एक बहुत ही मजबूत इंटेलिजेंस एजेंसी की और हथियारों के एक बड़े एक्सपोर्टर की, उस छवि पर बहुत बड़ा बट्टा लगा है और इजरायल हमास के सामने एक बहुत ही कमजोर देश साबित हुआ। कम से कम एक दिन के लिए तो ऐसा ही हुआ। अब इजरायल के जो पूरी सरकार है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि वो इस छवि से जल्दी बाहर निकले और इसीलिए आपने देखा होगा इजरायल के प्रधानमंत्री आज जो वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू, वो बर्बादी का वीडियो है, वो विनाश का वीडियो है और उसमें यह बताया गया है कि इजरायल के सैनिकों ने, इजरायल की सेना ने कैसे गाजा के ऊपर हमला किया है और कैसे गाजा को उन्होंने नष्ट कर दिया है। आप ये तस्वीरें देखिए। एक देश का प्रधानमंत्री जब इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करता है तो आप समझिए वो दुनिया को क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह वीडियो तो विनाश का है, यह वीडियो मौत का है, मृत्यु का है। इस वीडियो में न जाने कितने बेकसूर लोगों की जान गई होंगी, कितने नागरिकों की जान गई होगी, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री ये तस्वीरें पोस्ट करके पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि इजरायल बहुत शक्तिशाली है और एक दिन के लिए जरूर इजरायल की सेना हमास के आतंकवादियों से पिट गई थी, लेकिन अब इजरायल की सेना जबरदस्त बदला ले रही है। तो यह बताने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ हमास के जो आतंकवादी हैं वो अपना वीडियो जारी कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये असल में सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त युद्ध है, सोशल मीडिया का भी एक बहुत जबरदस्त वॉर है। इस पर हम आगे आएंगे, क्योंकि हमास के आतंकवादी इजरायल पर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के स्कूलों और अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं।
इजराइल को बदनाम करने के लिए। और इन्हीं स्कूलों और अस्पतालों के आसपास और इन्हीं के प्रीमाइसेस में इन आतंकवादियों ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज बनाए हुए हैं ताकि ये खुद को इजराइल के हवाई हमलों से बचा सके। अब ये जानबूझकर ये जितने आतंकवादी हैं ये या तो स्कूलों के आसपास अपने अड्डे बनाते हैं जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अस्पतालों में अपने अड्डे बना लेते हैं, या फिर मस्जिदों में अपने अड्डे बनाते हैं ताकि इजराइल की जो सेना है वो स्कूलों में और अस्पतालों में ये जानते हैं वो हमला नहीं करेगी, और अगर करेगी तो उसकी बदनामी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया ये देखेगी कि कैसे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया ये देखेगी कि अस्पताल में जो बीमार लोग हैं उनकी भी हत्या कर दी गई। इजराइल पर इस समय संयुक्त राष्ट्र का भी काफी दबाव है, जिसने कहा है कि इजराइल के हवाई हमलों की वजह से गाजा पट्टी में लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों पर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो जो खास बात है वो ये है कि जब युद्ध होता है असल में वो 2 देशों की सेनाओं के बीच होता है, 2 सेनाएं आमने सामने होती हैं, उसे हम युद्ध कहते हैं। लेकिन इजराइल की जो सेना है और इजराइल की सरकार इस बार इसे युद्ध कह रही है, इसे कोई ऑपरेशन नहीं कह रही। ये युद्ध है, और युद्ध भी कैसा है जिसमें एक तरफ एक देश की सेना है और दूसरी तरफ आतंकवादियों की सेना है। अब देश की सेना अपने कानून से चलती है, संविधान से चलती है, प्रोटोकॉल से चलती है, और आतंकवादियों की जो सेना है उस पर कोई कानून नहीं होता, उसके लिए कोई संयुक्त राष्ट्र नहीं है, उसके लिए कोई सरकार नहीं है, उसके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते। तो ये एक अजीब तरह की लड़ाई है जो इस समय दोनों की तरफ से हो रही है। और जो हमास है उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो पूरी दुनिया की सहानुभूति ये कहकर लेता है कि कैसे इजराइल के सैनिकों ने छोटे बच्चों की हत्याएं की हैं, कैसे महिलाओं की हत्या कर दी, कैसे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो अस्पताल में थे उनकी हत्याएं हो गई, वो ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया की हमदर्दी उनके साथ आ जाए। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये वीडियोस का भी युद्ध है। सेनाएं तो लड़ ही रही हैं, लेकिन दोनों तरफ की जो सोशल मीडिया की आर्मी है वो भी लड़ रही है। लगातार एक के बाद एक दोनों की फैक्ट्रियों से हर घंटे न जाने कितने वीडियोस निकल रहे हैं। ये देखिए, अब जब हमास के जो लोग हैं वो जब वीडियो जारी करते हैं तो वो इस तरह के वीडियो जारी करते हैं जिससे पूरी दुनिया को यह पता चले कि कैसे छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, कि पूरी दुनिया को दया आ जाए इनके ऊपर। तो इसलिए ये एक वीडियो वॉर भी है, ये एक सोशल मीडिया वॉर भी है। जानबूझकर इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं, जानबूझकर इस तरह के वीडियोस निकाले जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए देखने की बात है कि जो आप देख रहे हैं, जो वीडियोस आप देखते हैं, ये वीडियोस कोई ना कोई शूट कर रहा है किसी एक खास मंशा के साथ। ये आतंकवादी इजराइल के अब तक 900 नागरिकों की जान ले चुके हैं, जिनमें कई महिलाएं हैं जिन्हें पहले उनका बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद हमास के आतंकवादियों ने इन्हें जान से मार दिया। लेकिन हमास के इन अत्याचारों की ज्यादा बात कहीं नहीं हो रही, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास हथियारों के साथ नैरेटिव की भी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो हमले किए हैं उनमें मारे गए और जख्मी हुए बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें और उनके वीडियोस जारी करके हमास पूरी दुनिया में लोगों की हमदर्दी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब हमास के यही आतंकवादी इन्हीं महिलाओं और बच्चों को, अब देखिए ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इन्हीं को हमास के आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यही आतंकवादी महिलाओं और बच्चों को अपने फायदे के लिए एक ह्यूमन शील्ड की तरह पहले इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने आप को बचाने के लिए ये इन बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, इन महिलाओं को इस्तेमाल करते हैं। और जब हमास के आतंकवादी इन्हीं बच्चों और महिलाओं के आंसू दिखाकर दुनिया को यह बताने की कोशिश करते हैं कि इजराइल कितना क्रूर है और वो कितने बेबस और लाचार है। अब बड़ी बात यह है कि यह लाचारी की बात नहीं है। हमास के आतंकवादी जब इन्हीं बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करते हैं, इन्हीं महिलाओं को ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, यानी इन महिलाओं और बच्चों के पीछे क्रूर आतंकवादी छुप जाते हैं, और फिर उस लड़ाई में अगर ये बच्चे मारे जाते हैं तो इसका दोष किसे दिया जाना चाहिए? कहीं ना कहीं तो ये जो आतंकवादी हैं
हमास के, ये भी इसके दोषी हैं, क्योंकि उन्हें इस लड़ाई में बच्चों के पीछे छिपने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें महिलाओं के पीछे छिपकर वार करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने बचाव के लिए इन महिलाओं को सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो धर्म के नाम पर यह लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका धर्म, मुझे पूरा यकीन है, कम से कम ये नहीं कहता होगा कि वो महिलाओं के पीछे छिप जाएं। उनका धर्म कम से कम ये तो बिल्कुल नहीं कहता होगा कि अपनी लड़ाई में बच्चों को कुर्बान कर दें। गाजा पट्टी में आज अगर लोग मर रहे हैं तो इसका कारण हमास है, लेकिन हमास इन बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें दिखाकर दुनिया की आंखों में भावनाओं की एक धूल झोंकने की भी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया को इमोशनल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ हमास झूठी हमदर्दी बटोर रहा है और दूसरी तरफ हमास की हकीकत को आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, जिसमें उसके आतंकवादी कंधे पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करके इजराइल के लोगों की जान ले रहे हैं और इजराइल में महिलाओं और बच्चों का खून बहा रहे हैं। ये तस्वीरें भी देख लीजिए। अब आज बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के नाम पर क्रूरता को भी बांटा जा सकता है? क्या इस तरह की क्रूरता धर्म के नाम पर जो की जा रही है, क्या इसे सही माना जा सकता है? और इस समय आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि इजराइल ने अपने पड़ोसी देश इजिप्ट को यह चेतावनी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में पानी और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने की कोशिश की तो इजराइल की सेना इजिप्ट के ट्रकों पर बमबारी करने से पहले एक बार भी सोचेगी नहीं। इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस युद्ध में दुनिया भी अब दो हिस्सों में बट गई है, यानी दुनिया का भी पोलराइजेशन हो गया है। आप समझ लीजिए, दुनिया का भी ध्रुवीकरण हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि इजराइल ने गाजा पट्टी का जो पूरा बिजली, पानी, ये सब कुछ है, काट दिया है। और अब जो पड़ोसी देश हैं, इजिप्ट जैसे जो देश हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने बिजली पानी काट दिया है तो हम फिर इन लोगों को बिजली और पानी पहुंचाएंगे, दूसरी जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। अब देखिए कि कैसे दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ ईरान, कतर, कुवैत, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यमन जैसे 14 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है और हमास के हमलों को सही ठहराने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और भारत जैसे 84 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। तो अगर आप पूरी दुनिया को देखें, 84 देश इजराइल के साथ हैं और सिर्फ 14 देश हमास के साथ हैं। लेकिन हमास के साथ जो 14 देश हैं वो ज्यादातर वही हैं जो मुस्लिम देश हैं, जो कट्टर देश हैं, जहां पर कट्टरपंथियों की सरकारें हैं। और सबसे बड़ी बात यह, इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे, जो गरीब देश हैं और साथ ही कट्टर भी हैं। बड़ी बात यह है कि दुनिया के कई बड़े बड़े मुस्लिम देशों का पक्ष इस युद्ध पर तटस्थ है। जैसे यूएई ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट ने भी इजराइल और हमास दोनों से ही युद्ध रोकने के लिए कहा है। यानी ये बड़े बड़े मुस्लिम देश भी इस फिलिस्तीन का और हमास का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है, सऊदी अरब और यूएई जैसे जो देश हैं, जिनमें कहा जाता है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति है वो यहां हुई थी और ये इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार माने जाते हैं, अगर ये देश हमास का खुलकर साथ नहीं दे रहे हैं तो देखिए दिलचस्प बात क्या है। जब इतने बड़े बड़े मुस्लिम देश इस युद्ध पर तटस्थ है तो हमारे देश का, भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश का एक वर्ग फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो हमास के जो आतंकवादी हैं उनके इस काम को भी समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए, भारत ना तो इस्लाम की भूमि है और ना ही हमारा देश एक मुस्लिम राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों के प्रति समानता की बात कहता है, जहां पर संविधान में यह लिखा हुआ है। लेकिन सोचिए, फिर ऐसा क्यों है कि इस युद्ध में
भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का एक वर्ग तटस्थ और धर्मनिरपेक्ष न होकर सिर्फ धर्म के आधार पर, विचारधारा के आधार पर फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा है और हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा है। और हमारे अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं, नारेबाजी हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसी एक जुलूस निकला है, जेएनयू में इसका समर्थन हो रहा है, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में इसका समर्थन हो रहा है। यह सब किसी मुस्लिम देश में नहीं हो रहा है, यह भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में हो रहा है। जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई उसने भी हमास के हमलों की आलोचना की है, लेकिन हमारे देश का एक वर्ग हमास की आलोचना न करके उसका समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है, हमास ने जो भी कुछ किया है, ये तो फिलिस्तीनियों के अस्तित्व की लड़ाई है और फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इतने वर्षों से, ये उसका बदला है। और इससे यह पता चलता है कि भारत इस्लाम की भूमि तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर इतने कट्टर हो चुके हैं कि बड़े बड़े मुस्लिम देशों के नागरिक भी अब इतने कट्टर नहीं हैं जितने कट्टर हमारे देश में एक वर्ग के लोग हो चुके हैं। इस दौरान जब हम आपको इजराइल की ये खबर दिखा रहे थे, विश्लेषण दिखा रहे थे, बहुत लोगों ने हमें ये लिखा कि आपने मणिपुर के बारे में तो ऐसा विश्लेषण नहीं किया। जो भारत के मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं, इतने रिपोर्टर इतनी दूर इजराइल चले गए, लेकिन ये रिपोर्टर मणिपुर नहीं गए। आज उन सब लोगों से हमारा भी एक सवाल है और आज हम खुलकर मणिपुर और इजराइल के बीच का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं कि भारत का मीडिया मणिपुर की हिंसा पर तो चुप था, लेकिन इजराइल पर हुए हमास के हमलों को वो इतनी प्रमुखता से दिखा रहा है। आज इन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भारत का मीडिया अगर मणिपुर की हिंसा पर चुप होता तो आपको उस वीडियो के बारे में कभी पता नहीं चलता जिसमें 2 महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करके बीच सड़क पर घुमाया गया था। हकीकत तो यह है कि जिन लोगों ने मणिपुर की इस घटना पर नाराजगी और क्रोध व्यक्त किया था, वही लोग आज हमास के उन अत्याचारों पर चुप हैं जिसमें हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की महिलाओं का बलात्कार किया है, उनकी हत्याएं की हैं, लाइन में खड़ा करके उन महिलाओं पर गोलियां चलाई हैं और निर्वस्त्र करके उन महिलाओं को सड़कों पर घुमाया है। निर्वस्त्र महिला, चाहे वो इजराइल में हो चाहे मणिपुर में हो, एक जैसी ही बात है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में जो लोग मणिपुर में उस घटना पर इतने क्रोधित हो रहे थे, वो हमास के आतंकवादियों पर वो क्रोध नहीं दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और वहां पर अचानक से हमास के आतंकवादी पहुंच गए और उन्होंने 260 लोगों को वहीं खड़े खड़े गोली मार दी और जो वहां पर महिलाएं थीं उनका बलात्कार किया। उनका बलात्कार करके उन्हें मार दिया और कुछ महिलाओं को अपने साथ बैठाकर बंदी बनाकर वो वापस गाजा ले गए। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में जर्मनी की एक महिला को निर्वस्त्र करके वैसे ही सड़कों पर घुमाया था जैसे मणिपुर की हिंसा में 2 महिलाओं को घुमाया गया था। लेकिन जो लोग मणिपुर की उस घटना पर इतने नाराज थे, इतने क्रोधित थे, हम भी थे। नाराजगी बिल्कुल सही थी, उनका क्रोध बिल्कुल सही था। मणिपुर में जो कुछ हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही लोग, उन्हीं लोगों को हमास के आतंकवादियों की इस घिनौनी हरकत पर आज गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि वो आज भारत के मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि आप इनको इतनी कवरेज क्यों दे रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में भी बताना चाहते हैं जिनसे आप हमास के आतंकवादियों की क्रूरता को समझ पाएंगे और आप हैरान होंगे कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में ऐसे लोग आज भी हैं जो इस क्रूरता को समर्थन दे सकते हैं। इनमें पहली कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इस बुजुर्ग महिला को भी जान से मार दिया और उसका एक वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब इस महिला का परिवार यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमास को इस बुजुर्ग महिला से क्या खतरा हो सकता था कि उसने इसे जिंदा नहीं छोड़ा। आप देखिए, अब देखिए, ये जो बुजुर्ग महिला है ये ना तो इजराइल की कोई सैनिक थी, ना ही ये फिलिस्तीन के लोगों की दुश्मन थी, ना ही उनके खिलाफ कोई काम कर रही थी। फिर भी कितनी बुरी तरह से इसे मारा गया। इसी तरह 7 अक्टूबर को एक महिला अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, लेकिन इसी दौरान हमास के आतंकवादी उसके घर में घुस आए
और उसकी मां, उसके दोनों बच्चे और उस महिला को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए और अब इनमें से किसी की कोई खबर नहीं है। हमास के आतंकवादियों ने ना तो बुजुर्ग महिलाओं को बख्शा, ना ही बच्चों पर कोई रहम दिखाया और जो महिलाएं थीं उनके साथ बलात्कार करके उन्हें भयानक यातनाएं दी। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वर्ग इन घटनाओं की आलोचना नहीं कर रहा, बल्कि वो हमास का और फिलिस्तीन के मुसलमानों का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है और ये अत्याचार के खिलाफ हमास का बदला है। इस समय इजराइल में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी एक ही कहानी है जो आप देख रहे हैं। हम तो उन सब की कहानी आप तक नहीं पहुंचा सकते, इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां हमने आज निकाली ताकि हम आपको आज बता सकें कि इजराइल में हो क्या रहा है। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें इस युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की है और पिछले 3 दिनों में जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच 3 बार फोन पर बात हो चुकी है। बड़ी स्क्रीन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट में दिखा देता हूं जो उन्होंने इस मुलाकात के बाद लिखा है। इसमें खास बात जो है वो ये है जो उन्होंने लिखा है, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रांगली एंड इंडिया कंडेम्स टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। जो सबसे खास बात है वो ये है कि भारत ने इस आतंकवाद का विरोध किया है और इसका मतलब यह है कि भारत इसे आतंकवाद मानता है। हमास के जो लड़ाके हैं, जिन्हें लोग लड़ाके कहते हैं कुछ देशों में, भारत उन्हें आतंकवादी कह रहा है। हम आपसे बार बार ये कहते आ रहे हैं कि ये युद्ध नहीं है, क्योंकि ये युद्ध ना तो जमीन के लिए हो रहा है ना पैसे के लिए हो रहा है। ये युद्ध थोड़ा अलग है और इसीलिए ये युद्ध एक धर्म युद्ध है। ये थोड़ा अलग प्रकार का युद्ध है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है और इजराइल की कुल आबादी है 1 करोड़। सोचिए, हमारा जो दिल्ली शहर है उससे भी कहीं ज्यादा कम पूरे इजराइल की आबादी है। सिर्फ 1 करोड़ की आबादी है, जिनमें लगभग 74% यहूदी हैं, 18% मुसलमान हैं और लगभग 2% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। आज आपको इजराइल को थोड़ा ठीक से समझना होगा। इजराइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़। देखिए, अब यहूदी हैं लगभग 74%, मुस्लिम हैं 18%, ईसाई हैं लगभग 2%। क्षेत्रफल है 22,000 वर्ग किलोमीटर इजराइल का। और इजराइल के ही नक्शे पर आप फिलिस्तीन को भी देख सकते हैं, जिसमें 2 बड़े इलाके आते हैं। एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। इनके बारे में आप पढ़ते तो रहते होंगे, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। इन दोनों ही इलाकों में अब देखिए, यह मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप ध्यान से देखिएगा कि इजराइल की आबादी का जो ब्रेकअप है वो क्या है और फिलिस्तीन की आबादी का ब्रेकअप क्या है। ये जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के इन 2 इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं और इन 50 लाख लोगों का आप देखिए, इसमें 99% मुसलमान है और सिर्फ 1% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। यानी जो फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, 50 लाख की आबादी है। 50 लाख में से कोई भी यहूदी नहीं है और 99% मुसलमान है, सिर्फ 1% ईसाई रहते हैं। अब विरोधाभास यह है कि जिस इजराइल को कट्टर माना जाता है, कट्टर कहा जाता है, उस इजराइल में 18% मुसलमान आज भी रह रहे हैं। लेकिन जिस फिलिस्तीन को आज लोग उदार कह रहे हैं, वहां एक भी यहूदी नहीं रह सकता। इसलिए आप खुद सोचिए कि धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा आपको कहां दिखाई दे रहा है, इजराइल में दिखाई दे रहा है या फिलिस्तीन में दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन में 99% मुसलमान हैं। इजराइल में, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है, फिर भी सिर्फ 74% यहूदी हैं और मुसलमान वहां पर आज भी 18% है। इजराइल में अक्सर एक कहावत कही जाती है कि इजराइल होना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल में 74 लाख यहूदी रहते हैं और ये 74 लाख यहूदी दुनिया के 22 मुस्लिम देशों से घिरे हुए हैं। यानी 22 अरब देशों से ये 74 लाख जो यहूदी हैं ये घिरे हुए हैं और ये जो 22 देशों से ये घिरे हुए हैं, उन 22 देशों में 45 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं।
आप देखिए, इस नक्शे को आप देखिए, ये इजराइल है, यहां छोटा सा, यहां आप देखेंगे ये छोटा सा इजराइल है जहां पर 74 लाख यहूदी रहते हैं। और ये जो इजराइल है, ये आसपास अगर आप देखेंगे पूरी अरब देशों की ये दुनिया है, और ये तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है इजराइल, जहां पर सिर्फ 74 लाख यहूदी रहते हैं। और 74 लाख यहूदी 45 करोड़ मुसलमानों से घिरे हुए हैं। और ये सारे जो मुस्लिम देश हैं, ये विचारधारा के नाम पर और धर्म के नाम पर इजराइल को पसंद नहीं करते, इजराइल से बदला लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इजराइल खाली हो जाए और यहूदी यहां से भाग जाए। तो सोचिए, ये जो लड़ाई है असल में, ये जो धर्म युद्ध है, ये 74 लाख यहूदी और 45 करोड़ मुसलमानों के बीच आप मान सकते हैं, अगर मोटा मोटी अगर आप सिर्फ आबादी की बात करें तो। इसके अलावा इजराइल भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा देश है, लेकिन वो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। देखिए, ये जो हरे रंग से आप देख रहे हैं यहां पर, ये इजराइल है, कितना छोटा सा देश है। उत्तर में इजराइल की सीमा लेबनान से लगती है, वो पीले रंग में अगर आपको लेबनान दिखेगा। उत्तर पूर्व में सीरिया से इजराइल का बॉर्डर लगता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में इजराइल की सीमा जॉर्डन से लगती है। दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में इजराइल की सीमा इजिप्ट यानी मिस्र से लगती है। और इजराइल के पश्चिम में भूमध्य सागर है, जहां गाजा पट्टी का भी इलाका है, जहां से हमास के 1000 आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की थी। और फिर इजराइल के अब हजारों नागरिकों का खून वो अब तक बहा चुके हैं। तो इसको आप देख सकते हैं कि इजराइल कैसे 6 तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। एक भी सीमाएं लगी हुई हैं, एक भी इसमें उनका दोस्त देश नहीं है। ये सारे देश मुस्लिम बाहुल देश हैं, जिनमें लेबनान में 69%, सीरिया में 85%, जॉर्डन में 92%, इजिप्ट में 90%, वेस्ट बैंक में 92% और गाजा पट्टी में 99% मुसलमान आबादी है। आप पूरी आबादी आप देख लीजिए। तो ये आप देखिए कि इजराइल कहां बीच में फंसा हुआ है इस समय। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये फिलिस्तीन के अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन इजराइल भी और वहां पर रहने वाले जो 74 लाख यहूदी हैं, ये भी वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ये घिरे हुए हैं इन दुश्मन देशों के बीच में। अब देखिए, वर्ष 1948 में जब इजराइल देश बना था, तब से इजराइल और अरब देशों के बीच 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। ये अरब देश और इजराइल आपस में लड़ते ही रहते हैं। 4 बड़े युद्ध ये लड़े हैं, जिनमें 1967 के युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वही युद्ध था जब इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की सेना को सिर्फ 6 दिनों में हराकर फिलिस्तीन के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो देखिए, 1948 में इजराइल के बनने के बाद से 4 युद्ध। पहला युद्ध 1948 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1967 में और चौथा 1973 में। यानी आप देख लीजिए, हर दशक में एक युद्ध। 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में युद्ध लगातार होते आ रहे हैं। और युद्ध हो रहे हैं, देखिए किन किन से युद्ध हो रहे हैं। सीरिया से, जॉर्डन से, मिस्र से। और इस हार का ही डर हमास जैसे आतंकवादी संगठन इजराइल पर अक्सर हमला करते रहते हैं, इस हार के डर से। तो ये देश सामने से कभी भी इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की हिम्मत अब नहीं कर सकते, इसलिए पीछे से हमला करते हैं। और इनमें से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को अपना समर्थन देते हैं। अभी आप देखिए, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये उसी समय के युद्ध की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 1967 का युद्ध है, अरब देशों के और इजराइल के बीच का ये युद्ध है। आज पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हमने उस युद्ध की आपके लिए निकाली है। ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें 1967 की हमने आज आपके लिए निकाली है, जिसमें आपको उसी युद्ध की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब इजराइल पर आरोप लगता है कि उसने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। वर्ष 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का विभाजन किया, तब यह तय हुआ कि इस पूरे इलाके में 44% इलाके में फिलिस्तीन बनेगा और 56% इलाके में इजराइल रहेगा। और जो यरूशलेम है वो संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में होगा, यानी उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है।
इस बंटवारे के बाद इजराइल का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था, जो आपकी स्क्रीन पर मैं अलग अलग दौर के नक्शे दिखा रहा हूं। देखिए, 1917 से पहले कुछ ऐसा था। 1947 में जब यूएन का जो पार्टीशन प्लान आया, उस समय यह बंटवारा ऐसा हुआ। और आज अगर आप देखेंगे तो यह बंटवारा इस तरह का हो चुका है। इसमें जो आप हरे रंग से देख पा रहे हैं, हरे रंग से जो आप देख रहे हैं, यह इजराइल है, और पीले रंग से जो आप देख रहे हैं, यह फिलिस्तीन है। तो ये बात सही है कि इजराइल का धीरे 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 विस्तार होता चला गया और फिलिस्तीन का काफी इलाका इजराइल ने ले लिया। अब स्थिति यह है कि इस क्षेत्र के 88% इलाके पर इजराइल का कंट्रोल है और फिलिस्तीन का जो नियंत्रण है सिर्फ 12% इलाके पर बचा है। इन आंकड़ों से अगर आप देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीनें छीन ली हैं, हड़प ली हैं। और बात तो सही है कि फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने हड़प ली और अब फिलिस्तीन उस जमीन को वापस लेने के लिए यह लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इन आंकड़ों से अलग एक और कहानी है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और जैसा हम हमेशा आपको बताते हैं कि इतिहास जो है वो एक ऐसा दस्तावेज होता है, इतिहास अपनी नजर से सब देखना चाहते हैं, अपनी सहूलियत से सब इतिहास को देखना चाहते हैं। तो जो फिलिस्तीन है उसका इतिहास 1948 के बाद शुरू होता है, वो सिर्फ उतने पर बात करना चाहता है, 1947 के बाद। और इजराइल जो है वो उसका जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पहले शुरू होता है। अब किसका इतिहास सही है, किसका गलत, ये आज देखना है। तो अब कुछ आंकड़े देखिए। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 वर्ष पुराना है, जबकि यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहूदी धर्म मतलब इजराइल जो है वो यहूदियों का देश माना जाता है और यहूदी जो धर्म है ये 4000 वर्ष पुराना है, इस्लाम 1400 वर्ष पुराना है। यह बात सही है कि इजराइल देश वर्ष 1948 में ही बना था और इससे पहले यहां फिलिस्तीन के अरब मुसलमान ही रहा करते थे, ये उन्हीं की जमीन थी। लेकिन यह भी सच है कि जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब यह पूरा क्षेत्र यहूदी धर्म के लोगों का हुआ करता था और इसे किंगडम ऑफ इजराइल या किंगडम ऑफ जूडा कहते थे। और यह बात 1000 ईसा पूर्व की है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं यह असल में एक धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में दुनिया के 3 बड़े धर्म हैं, एक इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म और तीसरा यहूदी धर्म। पैगंबर इब्राहिम के पुत्र आइजैक को भी इन्हीं तीनों ही धर्मों में एक विशेष स्थान दिया गया है और आइजैक के पुत्र जेकब का भी इन सभी धर्मों में जिक्र आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ईसाई धर्म में जो जेकब है वही इस्लाम धर्म में पैगंबर याकूब है। दिलचस्प बात यह है कि आइजैक के पुत्र जेकब को ही इजराइल भी कहा जाता था और उन्होंने ही अपने 12 पुत्रों में 12 कबीलों को बांटकर इजराइल राष्ट्र की स्थापना की थी। इन 12 पुत्रों में उनके एक पुत्र का नाम था जूडा, जिन्हें यहूदा भी कहते हैं और यहूदा के नाम पर ही उनके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी माना गया। फिलिस्तीन के मुसलमान जिस भूमि को अपना बताते हैं उस भूमि पर आज से 3000 वर्ष पहले यहूदा साम्राज्य का शासन था और इस हिसाब से देखें तो फिलिस्तीन के मुसलमानों से कहीं पहले, हजारों वर्ष पहले यह भूमि यहूदी धर्म के लोगों की हुआ करती थी। जिस तरह का टकराव आज यहूदी और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच है, वैसा ही टकराव पहले ईसाई और यहूदी धर्म के लोगों के बीच था। ईसाई धर्म की नींव रखने वाले ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था और यहूदी धर्म के लोगों ने ही उन्हें सूली पर चढ़ाया था, जिसकी वजह से ईसाई धर्म के लोग हमेशा यहूदियों से नफरत करते आए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने भी इसीलिए यहूदियों का नरसंहार किया। उस समय यूरोप में 90 लाख यहूदी रहा करते थे, जिनमें से 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई और इसी के बाद दुनिया भर से यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठा होकर अपनी जान बचाने के लिए वापस फिलिस्तीन आ गए, शरणार्थी बनकर। और फिर वर्ष 1948 में इजराइल देश अस्तित्व में आया। सारे यहूदियों को रहने के लिए एक अलग देश बना दिया गया जिसका नाम था इजराइल। ये वो यहूदी थे जिन पर अत्याचार हो रहा था, हिटलर इनका नरसंहार करवा रहा था। 60 लाख यहूदी उस समय मारे गए थे और इनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। और तब दुनिया भर के यहूदियों से कहा गया कि आप वापस भागकर फिलिस्तीन चले जाइए, तभी आपकी जान बचेगी। और तब ये भागकर फिलिस्तीन आ गए।
उस समय की कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज आपके सामने हैं। इजराइल में भी पूर्वी यरूशलेम का इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के बीच युद्ध का नहीं बल्कि धर्म युद्ध का सवाल है। और इन तीनों ही धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल इस पूर्वी यरूशलेम में मौजूद हैं। और आज मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने पूर्वी यरूशलेम से आपके लिए खास तौर पर इसीलिए ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आप इस धर्म युद्ध को और बारीकी से समझ पाएंगे। और यह रिपोर्ट अगर आपने आज देख ली तो फिर इजराइल की जो पूरी समस्या है इजराइल और फिलिस्तीन की, इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यरूशलेम की दरअसल वास्तविक स्थिति आज की तारीख में है क्या, ये जानने समझने के लिए आपको सबसे पहले यरूशलेम की ये तस्वीरें दिखाते हैं। और ये दरअसल ओल्ड सिटी है। इन तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी है और इसी के साथ लगभग कई हजार साल पुरानी जिसको मान्यता मानी जाती है, दरअसल ये उसका ढांचा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है। अब आप समझिए कि ये जो यरूशलेम आप देख रहे हैं कि ऊपर एक डोम भी है, यानी मस्जिद भी है। यहूदी मानते हैं कि दरअसल ये उनका मंदिर है और क्रिश्चियन मानते हैं कि यहाँ पर चर्च है। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र में इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहाँ कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर है। और ये चर्च ठीक ये जो दीवार आप देख रहे हैं इसके अंदर की तरफ है। ऐसे चूंकि बाहरी लोगों को और मीडिया को अभी फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये वो हिस्सा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्पेलकर चर्च के साथ साथ ये माना जाता है कि चूंकि ईसा मसीह के पुनरुत्थान का स्थल भी यही है। लेकिन अब हम को लेके चल रहे हैं उस इलाके में जहां पर डोम ऑफ रॉक मौजूद है। डोम ऑफ रॉक यानी मस्जिद का वो सुनहरा हिस्सा, वो सुनहरा गुंबद, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसलिए क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अलक्सा मस्जिद यहीं पर स्थित है। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद ने यात्रा के दौरान मक्का से यहाँ तक का सफ़र किया था और सभी प्रॉफिट की आत्माओं के साथ प्रार्थना की थी। अब आप देखिए ये जो आप सुनहरा हिस्सा देख रहे हैं डोम का, यहीं पर है डोम ऑफ रॉक। और ये मानते हैं कि इसी मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है। और वो अगर आप देखना चाहें तो ये जो मस्जिद है वो उससे ठीक नीचे ही मौजूद है। तो आप ये मस्जिद देख रहे हैं सुनहरा गोला, उसके ठीक आगे ये दीवार है, इसी को वेस्ट वॉल कहा जाता है। तो देखिए पूरी दुनिया में धर्म एक ऐसी चीज है जो लोगों को जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से जोड़ भी देता है। और जब युद्ध करने की बारी आती है तो धर्म के नाम पर ही सबसे बड़े बड़े खतरनाक युद्ध भी लड़े जाते हैं। अब जल्दी से आपको फिलिस्तीन का इतिहास भी बता देते हैं। फिलिस्तीन हिंदी का शब्द है जो अंग्रेजी के पैलेस्टाइन शब्द से बना है। इजराइल के गाजा पट्टी और दूसरे क्षेत्रों में जो 5 बड़े इलाके हैं उन इलाकों को मध्य युग में फिलिस्टिया कहा जाता था, लेकिन यही फिलिस्टिया बाद में पैलेस्टाइन बन गया और पैलेस्टाइन को हिंदी में फिलिस्तीन कहा जाने लगा। जब कसदी यानी बेबीलोनिया साम्राज्य के हमले के बाद इजराइल के लोगों को दूसरे देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी थी और इस क्षेत्र में अरब के खलीफाओं का शासन आया, तो इस क्षेत्र में मुसलमान आकर बसने लगे। इनमें भी जो लोग फिलिस्तीन के क्षेत्र में आए उन अरब मुसलमानों को फिलिस्तीनी कहा गया। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने यहूदी धर्म के लोगों की भूमि पर कब्जा किया, लेकिन जब इजराइल बना तो उसने ये जमीन फिलिस्तीन के मुसलमानों से वापस ले ली और तभी से ये पूरा की पूरा संघर्ष चल रहा है। आखिर में आपसे एक बात कहना चाहते हैं, खास तौर पर हमारी महिला दर्शकों से। ऐसा क्यों होता है कि मणिपुर में अगर लड़ाई होती है तो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका अपमान किया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जब इजराइल में यह युद्ध चलता है तब आतंकवादी वहां पर भी दोनों तरफ से सिर्फ महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं का बलात्कार होता है, महिलाओं की हत्या होती है और महिलाओं को ही निर्वस्त्र करके पूरे शहर में घुमाया जाता है? एक दूसरे से बदला लेने के लिए महिलाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? आज आप ये जरूर सोचिएगा, पूरी दुनिया की महिलाओं को आज ये सोचना होगा कि लड़ाई होती है पुरुषों के बीच, लड़ाई हो रही है सेनाओं के बीच, लेकिन उस सेना में, उस लड़ाई में, उस युद्ध में जो सबसे बड़ा हथियार बनता है एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाने का, एक दूसरे का अपमान करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, वो होता है महिलाओं के जरिए। और हमेशा महिलाओं को ही सबसे पहले आगे लाकर इस तरीके से अपमानित किया जाता है और महिलाओं का ही प्रयोग होता है, महिलाओं की ही सबसे पहले इज्जत लूटी जाती है। ये जो बात है इसे हमें बदलना होगा। ज्यादातर पीड़ा जीवन की वास्तविक चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक समस्याओं से उत्पन्न होती हैं जिन्हें हमारा दिमाग खुद बनाता है।